हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? ठीक हो? अच्छे से हो? हाँ, मैं भी अच्छे से हूँ। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। पहले हम लोग वोकैबलरी करेंगे और फिर हम अपना आर्टिकल रीड करेंगे, ठीक है? सो यस, द फर्स्ट वर्ड इज, एक सेकेंड, हाँ, पहला शब्द क्या है हमारा? लिंगर। लिंगर का मतलब क्या होता है? कहीं पे रहना। लिंगर मीन्स टू स्टे समवेयर। तो यहां से हमने क्या पकड़ा? स्टे। बाकी तो देखो ये डेफिनेशन की तरह हो गया, समथिंग दैट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कोई चीज जैसे लिटरली हो सकती है, सच में वो चीज हो सकती है, या फिर हमारे फिगरेटिव हो सकती है। जैसे कोई थॉट होता है, वो हमारे दिमाग में बहुत देर तक रह जाता है ना, तो वहां भी हम लिंगर लगा सकते हैं। और इन रियल भी, जैसे कि यहाँ पे शी लिंगर्स आफ्टर क्लास टू आस्क क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग, कभी कभी ऐसे होता है ना कि क्लास खत्म हो गई, बाकी स्टूडेंट चले गए, बट फिर भी आप वहां पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे लिंगर का मतलब क्या हो गया? रुके हुए हैं आप, क्योंकि आपको अपने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने थे। तो यहाँ पे आपका इसका लिटरल मीनिंग हो गया वास्तव में रुके हुए होना। एंड द मेमोरी ऑफ दैट डे लिंगर्स विद मी, मीन्स स्टेज इन माई माइंड। तो वो जो उस दिन की जो मेमोरी है ना, वो अभी भी मेरे दिमाग में है। स्टे है मतलब मुझे याद है वो चीज। रिमेन है ना, वो चीज वहीं पे बनी हुई है। स्टे है, परसिस्ट है, मतलब लगातार है वो चीज वहीं पर है। हॉन्ट करना, जैसे मतलब कोई चीज आपको इतनी ज्यादा बार बार आपके दिमाग में आ रही है कि अब आपको वो चीज परेशान कर रही है, तो वो आपको हॉन्ट कर रही है। ठीक है। सो लिंगर का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डजंट गो अवे इजली। मीनिंग क्या हुआ? सिंपली हो गया, लिंगर मतलब कहीं पे वो चीज रहना, हमारे दिमाग में वो चीज रह जाती है, या लिटरली कहीं पे रहना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका। सो एनीथिंग कनेक्टेड टू योर माइंड्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो जब हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे, तो वो चीज जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। हर किसी की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, मींस अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, वो डिफरेंट होती है ना। सो एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू योर माइंड्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो ये चीज कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। एनालिटिकल, हम किस प्रकार से चीजों को समझ रहे हैं। रैशनल मतलब हम उस चीजों को लेके किस तरीके से सोच रहे हैं। मेडिटेशन कैन enhance cognitive function and concentration obviously। सो मेडिटेशन का सोल पर्पस हम कह सकते हैं होता है कि जो हमारी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है, हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली मेडिटेशन बहुत इस चीज के लिए पावरफुल है। रेगुलर प्रैक्टिस improves cognitive एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। चलिए ठीक है, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पस से बात कर लेते हैं। तो अगर हम क्वांट की ही बात करें, तो अगर हम डेली डेली रिपीट करते रहें, है ना, वो क्वेश्चंस हम डेली रिपीट करें, सो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो काफी हद तक क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें, तो सिर्फ ग्रामर पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, या वोकैब को रटने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जब तक आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अपने आप से, जब तक आप उस चीज को एनालिसिस नहीं करेंगे, इवेल्युएट नहीं करेंगे, तब तक आपके एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो हमें कॉग्निटिव एबिलिटीज की तो भाई रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आप मेमोराइज करके पेपर क्लियर नहीं कर सकते हैं। कैसी एबिलिटीज है? कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। तो एबिलिटी के बारे में बता रहा है, एबिलिटी नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। डन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मीनिंग। मतलब आपको अगर कोई चीज इम्प्लाई कर रही है, इम्प्लाई का मतलब वो आपको इनडायरेक्ट कुछ बोल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहे वो आपसे। सो इम्प्लीकेशन नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट मीनिंग, मतलब वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। सो इनडायरेक्ट मीनिंग और अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग। तो मतलब इम्प्लीकेशन का इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया, है ना, आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, सजेस्ट कर रहा है, हिंट दे रहा है आपको। ठीक है, सो वो इम्प्लीकेशन है। जैसे अब देखो,
जो उसके शब्द थे ना हैड एन इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब डायरेक्टली उसने क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन उसके शब्दों से ऐसे लग रहा था, उसके शब्दों से लग रहा था कि वो क्रिटिसाइज कर रही है। तो उसके शब्दों में क्या था, ऐसा इम्प्लीकेशन था, मतलब ऐसा हमें फील हो रहा था, ऐसा उससे इंडिकेट हमको हो रहा था कि वो क्रिटिसाइज कर रही है। The new law has serious implications for small businesses. ओके, यहाँ पे implication का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे implication का मतलब हुआ possible consequence, मतलब दो मीनिंग हुआ implication का, एक तो indirect मीनिंग हुआ पहला, और दूसरा हो गया उसका भाई प्रभाव हो सकता है, उसका possible consequence मतलब उसका रिजल्ट, ठीक है, उसका इफेक्ट इसी सिनोनिम में ही आ जाएगा, रिजल्ट उसका, इफेक्ट उसका। जैसे जो नया लॉ है ना, उसके सीरियस इम्प्लीकेशन है, मतलब सीरियस इफेक्ट हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर में। तो इम्प्लीकेशन का जैसे यहाँ पे था, हर वर्ड्स हैड एन इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब इंडिकेशन, सजेशन, उसके शब्दों से ऐसे लग रहा था कि वो क्रिटिसाइज कर रही है, डायरेक्टली उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट उसके शब्दों से लग रहा था, इंडिकेट कर रहे थे उसके शब्द। कोनोटेशन मीन्स उसका जो एक हिडन मीनिंग था। और दूसरा इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज, उसका परिणाम, उसके रिजल्ट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है। इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, उदाहरण, एग्जाम्पल्स और अकरेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग। अकरेंस की स्पेलिंग याद रख लेना, डबल सी होगा और डबल आर होगा, ठीक है। जब भी आपके लेटर्स डबल होते हैं ना, एग्जामिनर वहीं पे खेलते हैं, तो आपको ध्यान देना है। जैसे बिजनेस में सिंगल एस होता है, बिजनेस में मतलब BUSI फिर NE डबल एस, तो ये तो गलत क्यों ही करना है यार, NE डबल एस लगा के नाउन फॉर्म सोच लो, और सिंगल एस है बस। सोचो, हीरा ठाकुर की बस चलती थी तो उसका तगड़ा बिजनेस चलने लग गया था ना, ऐसे याद रख लेंगे, हमारी बस चल रही है, हमारा बहुत तगड़ा बिजनेस है। तो सिंगल एस आता है बस के अंदर में, डबल एस नहीं आता है, तो बस चलाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो BUS, ठीक है। इंस्टेंसेस मतलब वही उदाहरण हो गए, उसके एग्जाम्पल्स हो गए, केसेस हो गए। अक्रेंस मतलब वही इवेंट्स है ना, कुछ होता है, घटनाएं होती हैं, तो कुछ इंस्टेंसेस। स्ट्रिक्ट रूल्स आर नेसेसरी, मतलब अगर कहीं कहीं पे ना, मतलब कुछ केसेस में देखा जाए तो भाई स्ट्रिक्ट रूल्स ही जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, है ना। स्ट्रिक्ट रूल्स आर नेसेसरी, स्ट्रिक्ट रूल्स क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। जैसे नेसेसरी में सिंगल सी आता है, डबल एस आता है। इसके लिए तो मुझे याद है, मैंने शॉर्ट भी बनाया था, इसको मैंने याद किया था। एक शर्ट जो होती है, एक शर्ट होती है, उसके अंदर में कंपलसरी है, मतलब नेसेसरी है कि उसमें एक कॉलर होता है और दो स्लीव्स होती हैं, है ना। तो एक कॉलर मतलब 1C और 2 स्लीव्स मतलब 2S, सो नेसेसरी के अंदर में सिंगल सी डबल एस आता है। सो एग्जाम्पल्स और अक्रेंस, अक्रेंस के अंदर में डबल सी डबल आर आएगा, और फिर ENCE, ठीक है। बिजनेस में हम बस चलाएंगे तो हम सिंगल एस लगाएंगे, बस में सिंगल एस होता है। सो इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कई जगहों पे, कुछ केसेस में। तो इन सम केसेस मतलब कुछ केसेस में ना भाई स्ट्रिक्ट रूल्स ही चाहिए भाई, मतलब बिना स्ट्रिक्ट रूल्स के काम ही नहीं चलेगा। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ चीटिंग इन एग्जाम, मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, कहाँ पे, जहाँ पे एग्जाम्स में चीटिंग की गई है। डन है, क्लियर है। इंस्टेंस मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। आगे बढ़ते हैं। What are higher order thinking skills? बताइए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं। सो कभी कभी कोई चीज जो मतलब ऐसा होता है ना, जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, तो इसके भी हो सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगी हायर ऑर्डर थिंकिंग के नुकसान कैसे हो सकते हैं। फायदे तो हम सब लोग जानते ही हैं। सो चंकिंग, चंकिंग मतलब जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स बना देते हैं, चंक कर देते हैं ना उसके, हम जब छोटे छोटे पार्टों में उसको तोड़ देते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में हम किस चीज को याद करते हैं, तो वो चंकिंग हो गया। मतलब चंक करना मतलब स्मॉलर पार्ट्स में किस चीज को तोड़ देना। निमोनिक्स मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम क्या बोल रहे थे, नेसेसरी की स्पेलिंग में 1C होगा, 2S होगा, तो हमने इसको शर्ट से याद किया था कि इन अ शर्ट इट इज नेसेसरी टू हैव 1 कॉलर एंड 2 स्लीव्स। सो ये निमोनिक्स हो गए, हमने उसकी कोई कहानी बना लेते हैं, उसके शब्दों को कैसे हम लर्न कर सकते हैं। मेलोडीज मतलब हम
सॉन्ग्स बनाते हैं ना। जैसे मुझे याद है पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए वो होता था ना कि पता नहीं, मैं तो भूल भी गई हूँ, एस ग्रुप को अलग लर्न करते थे। तो ऐसे ऐसे करके पूरी उसकी पूरा सॉन्ग बनाया हुआ था। एंड एक्टिव रिकॉल्स आर जस्ट a few of the many study techniques one utilizes when learning for an exam। तो जैसे मतलब अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चंकिंग मतलब हम छोटे छोटे पार्ट्स में वो चीज को ब्रेक करके लर्न करते हैं, उसके निमोनिक्स बनाते हैं, गाना बनाते हैं उसके ऊपर, और फिर हम उसको अगेन एंड अगेन हम उसको रिवाइज करते हैं। तो ये कुछ स्टडी टेक्निक्स हैं जो एक व्यक्ति या मतलब स्टूडेंट्स जो भी पर्सन है वो यूटिलाइज करता है जब वो याद करता है अपने एग्जाम के लिए। And it is understandable when there are questions where specific answers are required to earn full marks। And it is understandable मतलब ये चीज समझने लायक है, understandable है ये चीज, समझने लायक है जब जब when there are question, जब ऐसे questions होते हैं where specific answers are required to where specific answers are required to earn full marks। मतलब ये चीज समझने लायक है कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको वही कुछ पर्टिकुलर आंसर लिखना पड़ेगा, वही स्पेसिफिक आंसर लिखना पड़ेगा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। तो फिर वहां पे ये सब याद करना, रट्टे मारना, मेमोराइज करना, तो ये सब चीजें अंडरस्टैंडेबल हैं। But there is always that one question that lingers in the back of the mind: how is this going to help me in real life? इसी एक क्वेश्चन ने ना, मैं क्या बोलूं, मेरी जिंदगी में इतना तहलका मचाया हुआ है लिटरली। मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक मेरी लाइफ का एक ऐसा हकीकत है ना जो मुझे बहुत परेशान करता है। बट देयर इज ऑलवेज दैट वन क्वेश्चन, मतलब हमेशा, आई होप आपके ब्रेन में भी वो क्वेश्चन रहता है, रहना तो चाहिए यार कहीं ना कहीं। जब हम लोग रट रहे होते हैं तो वो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ना वो हमेशा ही रहता है कि हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प मी इन रियल लाइफ, मतलब ये चीज मुझे रियल लाइफ में हेल्प कैसे करने वाली है। जैसे जब मुझे याद है कि मैं मैथ्स 12th क्लास की जब मैं मैथ्स पढ़ती थी तो मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा बस यही चलता रहता है इसको यूज कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके कहाँ आना है। फिजिक्स में मुझे बहुत सही समझ में आती थी, केमिस्ट्री मुझे बहुत सही समझ में आती थी, वो 12th की मैथ्स मुझे समझ नहीं आ पाती थी। रीजन उसका यही था। ठीक है, जब मुझे याद है कि मैं कंप्यूटर पढ़ती थी तो अब कोडिंग वगैरह है तब ठीक है, बट जब तक वो चीज मेरे को बस ऐसे बोल दिया गया ना कि रट लो एग्जाम में आने वाला है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता। बट अगर मुझे आप करके दिखा रहे हो फिर मुझे समझ में आ रहा है, ओके इसको हम ऐसे यूज करते हैं, तो वो चुटकी हो जाता है, मतलब पीस ऑफ केक वाला बात है। बट यही चीज है यार, ये चीज बहुत परेशान करती है। एंड दिस इज वेयर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कम इनटू द पिक्चर। और यहीं पे आपकी जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है, मतलब आप डिफरेंट सोच रहे हो, आप अलग सोच रहे हो, आप सिर्फ मार्क्स नहीं सोच रहे हो, आप उससे ऊपर हट के सोच रहे हो। एंड दिस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स analyzing, reflecting and many other practical skills। और यहीं पे आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, मतलब जो आपका माइंड की एबिलिटी है वो आ जाती है, जिसमें आपको चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हैं, चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि इसको मैं कैसे अपनी रियल लाइफ में यूज़ करूँगा, क्या पर्पस है मेरा इतनी मेहनत करने का, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मतलब ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन में आती हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिकल स्किल्स हमको लगता है कि भाई ये पढ़ के तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ यूज़ करूँगा, बट इसको इतने बड़े आंसर को रट के मुझे क्या फायदा है। Simply put, when you incorporate this process of learning, you will be doing far more than just memorizing words on the page। अब अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को सिंपली अगर हम देखें तो जब आप वो व्हेन यू इनकॉर्पोरेट मीन्स व्हेन यू इंक्लूड, अब जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसको आप अपनी रियल लाइफ में लेके आना शुरू कर दें, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू विल बी डूइंग फार मोर देन जस्ट मेमोराइजिंग वर्ड्स, है ना। तो आप शब्दों को रटने से बहुत आगे कुछ करना शुरू कर देते हैं। इज दैट ट्रू और नॉट, आप ही लोग बताइएगा। अच्छा ठीक है, अब देखें, मेमोराइजेशन इज लाइक रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ अ केक, वाइल हायर ऑर्डर थिंकिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग इट्स इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस एंड हाउ टू मॉडिफाई इट। राइट, अगर आप जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम इंग्लिश की बात करते हैं कि अगर हम, मैं आपको बोलूं जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, ग्रामर में हम पढ़ते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं। बच्चे ने तो लर्न कर लिया, मैम ने बताया था, और उसको समझ ही नहीं आ रहा ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है।
अब उसको पूरा प्रॉपर मार्क्स लेके आ रहा है ना। लिटरेचर में उसने पूरा लर्न कर लिया, लैंग्वेज भी उसने लर्न कर ली। जब स्कूल से बाहर निकल के कॉम्पिटिटिव में आए तब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो मेमोराइजेशन का मतलब बस इतना है कि आपने वो केक है, आपको उसका नाम पता है। बट हायर ऑर्डर थिंकिंग का मतलब है आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता है, उसका पूरा प्रोसेस पता है कैसे हुआ, और आपको पता है कि अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। यही आती है आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो एक्सप्लेन करती है 6 लेवल होते हैं हमारी अंडरस्टैंड चीज़ों को, प्रोसेस के, इस लर्निंग के प्रोसेस के। पहले रिमेंबर करना, ठीक बात है, हम याद करेंगे, फिर हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ रिमेंबर करके नहीं छोड़ देना है, अब हमें उसको अंडरस्टैंड करना है ना। जैसे कि सबसे पहले तो देखो बेसिक है यार, आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, आपको पता तो हो कि कुछ एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है ना, वर्ब भी होते हैं, टेंस में ऐसे कुछ होता है, देखो पहले तो पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पे इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की। अब हम इसको अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड किया तो अब हमें इनको तुरंत अप्लाई भी करना चाहिए। जैसे कि जब मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ, अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूँ, मेरा हमेशा जो ग्रामर का बैच रहता है वो काफी लंबा हो जाता है, मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है। रीजन, क्योंकि हर एक चैप्टर के बाद में हम कम से कम मतलब 300-400 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आपको बस मैंने शीट दे दी, मैंने अब एक एक क्वेश्चन को जो जो मैंने आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट, वहीं पे फिर मैंने आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अब इससे क्या हुआ, पहले आपने चीजों को समझा, रिमेम्बर किया, फिर आपने अंडरस्टैंड किया, अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो। अब फिर आप उसको एनालिसिस करोगे, आप चेक करोगे कि जो मैंने पढ़ा क्या वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं, इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, फिर हम उसको चेक करेंगे और फिर हम अपने ही आइडियाज क्रिएट करने लग जाते हैं, राइट। सो रिमेम्बरिंग इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। True learning begins when you understand and go beyond memorized fact. तो remembering is only the first step. याद रखना, याद करना तो सिर्फ एक पहला स्टेप है। ट्रू लर्निंग कैसे शुरू होती है, जब आप समझते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड, और फिर आप उसके आगे के स्टेप्स में जाते हैं, राइट। तो जैसे मैंने हमेशा बोला, एग्जाम क्लियर करना है तो हम याद करके नहीं कर सकते, हमें इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। So by applying the knowledge to practical situations, you can find the answer to the previously asked question, how is this going to help me in real life, right? तो अगर by applying the knowledge to practical situations, अब जो हम सीख रहे हैं, अगर हम वो जो नॉलेज है अगर हम उसको अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सिचुएशंस पे अप्लाई करने लग जाएं, तो आपका जो ये क्वेश्चन था ना कि हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प मी इन रियल लाइफ, अपने आप आपको मिल जाएगा। और जब आपको ये आंसर मिल जाएगा कि ये चीज़ मेरी रियल लाइफ में कैसे हेल्प करने वाली है, तो आपको सीखना इजी हो जाएगा। उस चीज़ को आपका इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन बेटर, वन कैन ब्रेक इट डाउन फॉर एनालिसिस सो दैट न्यू ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड एंड इवेल्युएटेड, राइट। सो टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन बेटर, अब अगर हमें उस इंफॉर्मेशन को और अच्छे से समझनी है तो हम उसको छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करेंगे ताकि हम उसको एनालिसिस कर सकें, ताकि हम उसको और चेक कर सकें, हम उसको और अंडरस्टैंड कर सकें, है ना, ब्रेक डाउन करेंगे। और जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, हम अपने ही कुछ ऑब्जर्वेशंस हम करेंगे वहां पे, और फिर हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं, है ना, हम उस पर ऐसे होगा वैसे होगा ये कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के एंड में क्या होगा, द नॉलेज दैट अ पर्सन हैज गैदर्ड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू आइडियाज, थ्योरीज एंड सॉल्यूशन, राइट। अब जो आपने सीखा है, अब वो आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी इन रियल लाइफ में। और सिंपली मेमोराइजिंग फैक्ट्स विल नॉट बी इनफ फॉर द लॉन्ग रन। एब्सोल्युटली, स्कूल्स में ज्यादा नंबर आ जाने से आप टॉपर तो बन जाएंगे, बट रियल लाइफ में क्या होगा नहीं पता है। तो हमें क्या फोकस करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ में हमें जाना है। बेनिफिट की क्या ही बात करें, फिर भी कर लेते हैं। बीइंग एबल टू थिंक एंड लर्न बियॉन्ड मेयर मीन्स ओनली मेमोराइजेशन is an incredibly important skill for one to have when it comes to real life. Being able to think and learn beyond only memorization, मतलब जब आप सिर्फ रटने के अलावा भी आप सोच पा रहे हैं, आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनक्रेडिबली मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एक स्किल है
जो हमारे अंदर होनी चाहिए जब अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो। Memorization may help you to find the door, but higher order thinking gives you the key to unlock it, right? So memorization अगर आप रट रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक डोर तक तो आपको वो पहुंचा देगी, लेकिन डोर के बाद क्या करना है, मतलब कॉलेज तक सपोज आप चले गए, कॉलेज तक आप चले गए, लेकिन कॉलेज के अंदर अब आपको क्या करना है, कैसे चीजों को आप ग्रो करोगे, कैसे चीजों को आप फॉरवर्ड लेके जाओगे, ये आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग है जो आपको वो डोर तक ही नहीं पहुंचा रही है, उसको अनलॉक करना भी सिखा रही है। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो दीज स्किल्स विल एंश्योर दैट योर नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट डजंट स्टॉप एट द एंड ऑफ एन एग्जाम। सम ऑफ मेनी बेनिफिट्स आर एज फॉलो। मतलब भाई जो आपने सीखा है ना, ये एग्जाम होते ही वो सारे ज्ञान आपका खत्म ना हो जाए, है ना भाई। आपकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो, आपकी बेटर कम्युनिकेशन हो, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग एंड आपका क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं कि आप एजुकेटेड हैं। मतलब सिर्फ नॉलेज होने से बट आपको वो चीजें अप्लाई करनी नहीं आती हैं तो फिर आपको क्या ही आता है। चलिए लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव प्रोसेस। चलिए हम एक इंग्लिश का ही हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि कैसे कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब जो हमारी माइंड की एबिलिटी है वो कैसे होती है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है टेंस से। टेंस क्या होता है, क्या होता है टेंस? सो अगर हम टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन देखें तो वो कहेगी टाइम ऑफ एन एक्शन, है ना। टाइम ऑफ एन एक्शन, जैसे कि अब प्रेजेंट में हुआ है तो वो पास्ट हुआ है, तो ये फ्यूचर में हुआ है तो टाइम ऑफ एक्शन। बट हायर ऑर्डर थिंकिंग में जब आप जाएंगे तो आप कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे व्हाई डू वी समटाइम्स यूज प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर। ऐसे होता है ना कि जैसे यहाँ पे देखो, द ट्रेन लीव्स एट 6। अब ये तो फ्यूचर है, लीव्स एट 6। अब यहाँ पे जो ट्रेन है, मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि जो ये हमने पढ़ा भी होता है ना कि आज की जो ये ट्रेन है ना 6 बजे छूटेगी, या मान लेते हैं, कह देते हैं कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मान लो बंगाल बंगाल जाएंगे, तो बंगाल जाएंगे, हम 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं, आज तो 28 अप्रैल है, तो बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं। बट अब हम बोलेंगे द पीएम विल गो की बजाय गोज अगर हम लगा रहे हैं तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है। तो यही पूछा गया है कि भाई प्रेजेंट टेंस में मतलब हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं बट फिर हम वहां पे कुछ कंडीशंस में वहां हम प्रेजेंट टेंस क्यों लगा देते हैं। ये थिंकिंग, ये क्वेश्चन आया आपके ब्रेन में तो आप थोड़ा अलग हट के सोच रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years एंड आई लिव्ड हियर फॉर 5 years। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years एंड आई लिव्ड हियर फॉर 5 years। इसके मीनिंग और इम्प्लीकेशन में, मतलब इनके क्या क्या डिफरेंस है, इसमें क्या सेम है, डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, कि कैसे डिफरेंट है, इन दोनों इनको हम कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाई इज प्रेजेंट परफेक्ट नॉट यूज्ड विद स्पेसिफिक पास्ट टाइम। जैसे कि अब यहाँ पे मैं बोलूं आई मेट हिम येस्टरडे, अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो अब मैं इसको ऐसे क्यों नहीं बना सकती आई हैव मेट हिम येस्टरडे। जबकि अगर मैं बोलूं, अगर मैं सिंपली ऐसे बोलूं आई हैव मेट हिम, यहाँ पे तो ये करेक्ट है, बट अगर मैंने यहाँ येस्टरडे लगा दिया, यानी कि अगर मैंने पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लगा दिया, तो वहां पे हम लोग ये क्यों नहीं यूज कर सकते प्रेजेंट परफेक्ट? आना चाहिए ना। अब रटने को तो हम रट लेंगे कि कुछ पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्यों, वाई, वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं से हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग आ जाएगी। वाई डू लर्नर्स अंडरस्टैंड रूल्स बट स्टिल मेक मिस्टेक्स इन रियल कॉन्वर्सेशन, है ना। यहीं पे आता है कि हमने ग्रामर तो सारी सीख ली है, लेकिन हमने वो वाई नहीं समझा, हमने उसका रियल एप्लीकेशन नहीं समझा, तो फिर हम गलती तो करे ही जा रहे हैं। तो ये सिंपल था हमारा। If you take a closer look, many of the questions point out instances from real life before connecting them to the subject at hand. अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो जो इसमें से जो कई सारे क्वेश्चन थे वो आपके रियल लाइफ से ही कनेक्ट करते हैं ना। जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years एंड आई लिव्ड हियर फॉर 5 years। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कुछ फ्यूचर के इवेंट्स को हम लोग प्रेजेंट टेंस में कैसे बना देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के साथ में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते, बट अगर वही पास्ट टाइम हटा देंगे तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आपके ब्रेन में इस तरीके से क्वेश्चन जब तक नहीं आएंगे तब तक आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं, तब तक आप उस चीज को सिर्फ रट रहे हैं तो फिर आप देखते हैं कि आप एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। आपको लगता है मैंने पूरी ग्रामर पढ़ ली बट मेरे एरर क्यों नहीं बन रहे हैं, वो इसीलिए नहीं बन रहे हैं, है ना। One doesn't just learn the definition of tense through this, they come to know about its true importance of it, right? Through these examples, a person can learn exactly where the subject can be found and identified in the real world and not just in the textbook. तो अगर हमको ना मतलब अगर हमें जैसे मुझे क्लास 10 तक की मैथ्स भी बढ़िया लगती थी, फिजिक्स तो मेरी फेवरेट ही थी, केमिस्ट्री भी मुझे बढ़िया लगती थी, इंग्लिश मुझे नहीं मजा आता था। मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी तो मैं इंग्लिश तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कभी किसी ने इस तरीके से पढ़ाई नहीं कि, है ना। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो डीएवी में थी तो इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं हुई थी, बट मतलब ग्रामर मुझे कभी समझ नहीं आती थी क्योंकि कभी किसी ने समझाया नहीं। बट यू नो इट्स ऑल डेस्टिनी। जब मैंने खुद ने पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने खुद ने पढ़ा, जब मैंने समझा एक एक चीज को कि भाई ये तो ऐसे है, तब मुझे लिटरली में इतना मजा आता है ना, मैं कभी भी बोर ही नहीं हो सकती हूँ। मतलब मुझे इंग्लिश पढ़ने से अब मैं कभी बोर ही नहीं होती, मैं पूरे पूरे दिन इंग्लिश पढ़ती हूँ। तो जब हम उस चीज को रियल में समझने लगते हैं, जब हम उस चीज को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे वो पेपर में आनी है या मेरा पढ़ना वो जरूरी है, तो मजा नहीं आता है। बट जब हम उसको एक्चुअली में समझने लगते हैं ना, फिर उससे हटने का मन नहीं करता है। और यही चीज अब मेरा इंग्लिश के साथ हुआ है। तो मैंने तो इंग्लिश को नहीं चुना मैंने तो टीचिंग ही नहीं चुनी, और सब्जेक्ट चुनना तो बड़ी बात है। तो इंग्लिश भी खुद ही मेरे पास चल के आई, मतलब पता नहीं अच्छा ही है, थैंक गॉड चलो, this would allow the mind to think independently on the topic and formulate answers based on the information known, है ना। तो अब हम अपनी तरफ से चीजें सोचने लगते हैं, अब मुझे लर्न नहीं करना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं पढ़ती थी ना, सोचती थी यार मैम को कैसे याद रहता है कि एडजेक्टिव है, ये कैसे एडवर्ब है, कैसे याद रहता है, ये वर्ब कैसे है, क्या हो रहा है। मुझे ना ऐसा लगता था भाई ये एक अलग ही लेवल का, मतलब ये इसमें कुछ अलग ही चीज चल रही है, मैं इतना कभी मैं नहीं कर सकती ये सब चीजें। बट जब मैंने खुद को इसको बहुत सीरियसली लिया और इसको समझना शुरू किया, तो रटना नहीं है हमको। हम ग्रामर के थ्रू नहीं रट सकते ना कि ये एडजेक्टिव है तो ये ऐसे रट लेंगे तो हम समझ जाएंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। सो अंडरस्टैंड करना है हमें इंडिपेंडेंटली, फिर हम सोचने लग जाएंगे। बस एक की पॉइंट हमको मिल जाना चाहिए। सो बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, students can learn how to think practically, creatively and critically, which will prepare them for moments in life where they will require these skills to overcome obstacles, right? है ना। तो इंग्लिश तो एक स्किल है। जैसे बच्चे, अगर आपके ब्रेन में ऐसे आता है कि हिंदी हमारी, मतलब हिंदी हमें आती है या हमें हमारी जो भी मदर टंग है वो आती है, इंग्लिश की क्या जरूरत है। इंग्लिश एक स्किल है। अगर इंडियन के पर्सपेक्टिव से बोलूं, हमें हमारी मदर टंग आती है, वेल एंड गुड, आनी चाहिए। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये एक स्किल है। मतलब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमें आना चाहिए ना, क्योंकि ये हमको हेल्प करता है। तो वैसे ही इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है हमारी। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं ना कि बहुत हमें सोचना है कि मुझे ऐसे नहीं आता वैसे नहीं आता। इट इज जस्ट अ स्किल, दैट्स इट। चलिए, हाँ मजेदार है। हायर ऑर्डर थिंकिंग लेके आनी है, और हायर ऑर्डर थिंकिंग आपको प्रॉब्लम तो देखो ऑब्वियसली देगी ही देगी। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। मुझे तो बहुत बार डांट भी पड़ी है, मतलब क्योंकि मेरे को बोला गया कि ये रट लो, और मेरे को नहीं रटा जा रहा है, मेरे को भाई समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो कहेंगे भाई तुम क्या ही करोगे अपने लाइफ में, अगर ऐसे ही काम करना है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली हर चीज के प्रॉब्लम्स होते हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक रहता ही है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया, अब हम मिलेंगे कल बाय एवरीवन।